फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने अभी तक भारतीय संविधान के 24 और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 24 वीडियोस प्रस्तुत कर चुका हूं और ये वास्तव में भारत के संविधान और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक क्रमबद्ध जो है वो क्या है कि विश्लेषण करने की कोशिश है। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स है उस कॉन्सेप्ट्स का हम जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं उसके बारे में मुझे मालूम है और उन सारे सवालों को कह सकते हैं कि उसमें उसको जो है उसको अपने लेक्चर्स में पिरोकर हम उसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे ये सारी बातें समझ रहे होंगे और आपकी जो है वो क्या है कि कह सकते हैं कि ज्ञान के उसके अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित और कह सकते हैं कि मस्त और व्यस्त रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और बातें करेंगे। हमने आपको ये बताया था कि 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, ये आपको पता है, ठीक है। और 1922 के बाद फिर नेक्स्ट जो मास मूवमेंट स्टार्ट होता है वो 1930 में, यानी 8 साल के बाद जो है फिर स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सिविल डिसोबीडियंस और असहयोग आंदोलन की वापसी के बीच का जो एक कह सकते हैं 8 वर्ष का जो काल था, उस काल में छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई जो मास मूवमेंट का शक्ल तो नहीं लिया, लेकिन जो है जिसने भारतीय जनजीवन को प्रभावित किया, भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बरकरार रखने बल्कि उसे और भी उद्वेलित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इसमें हमने सर्वप्रथम जो है उल्लेख किया था स्वराज्यवादी आंदोलन के बारे में। इसके बाद फिर हमने लास्ट वीडियोस में साइमन कमीशन के बारे में, साइमन आयोग के बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि किस तरह से साइमन आयोग के हिंदुस्तान में आगमन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में लागू जो द्वैध शासन था, उस द्वैध शासन की व्यवस्था का मूल्यांकन करना था। साइमन आयोग में चूंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए एक प्रकार का वो श्वेत कमीशन था और यही वजह रहा कि भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे से पूरा भारत गूंज उठा और साइमन आयोग जहां जहां गया वहां वहां उसका विरोध हुआ। और कैसे लाहौर में लाठी चार्ज हुआ था एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, लाला लाजपत राय कैसे जो है वो घायल हो गए और किस तरह से उनकी जो है मृत्यु हुई और मृत्यु का बदला किस तरह से भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ने लिया, ये सारी बातें हमने जो है उसका डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक और घटना इस ड्यूरेशन में जो घटित हुआ उसके बारे में बात कर लिया और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जिसे भारतीय संविधान का प्रिमिटिव फॉर्म कहा जाता है, भारतीय संविधान का आद्य रूप कहा जाता है। और वो जिसके बारे में मैं बतलाने वाला हूं, ये भारतीयों के द्वारा कह सकते हैं कि अपने प्रयासों से भारत के भावी संविधान की एक तैयार की गई रूपरेखा थी। यद्यपि वो असफल रहा, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के अड़ंगापूर्ण नीति की वजह से उनके दो ऐसे मांगे थे जिसे कि कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और इस वजह से नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया। लेकिन भारत के इतिहास में इसका महत्व इस बात को लेकर है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो है वो किए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया गया था, उसका जिक्र किया गया था। और ये अपने आप में भारतीयों की उस समय की परिस्थितियों में आप कह सकते हो कि साइमन आयोग और उस समय के जो भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड का जो ये कहना था कि भारत के लोग जो है अपने संविधान की रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते हैं, भारतीयों ने ऐसा कर दिखाया। लेकिन बात यहां पे सर्वसम्मति की थी जो नहीं बन पाई और इस वजह से वो असफल हो गई। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे जो स्वतंत्र भारत के संविधान में आज उसे अपनाया गया। तो आज के हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट किस परिस्थिति में हिंदुस्तान में आया, पहली बात। दूसरी बात कि नेहरू रिपोर्ट के जो प्रावधान थे वो प्रावधान क्या थे। तीसरी बात कि नेहरू रिपोर्ट पर
जो कांग्रेस के युवा वर्ग थे उन युवा वर्गों ने क्या ऑब्जेक्शन किया और उनको कैसे मनाया जा सका, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन था या उनकी जो दो मांगे थी, वो दो मांगे क्या थी जिसको कांग्रेस जो है पूरा नहीं कर सकी, और वो क्यों नहीं पूरा कर सकी, और पूरा ना करने की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट मानने से इंकार कर दिया। और साथ में जो है उसने मार्च 1929 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय जिन्ना कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया, ठीक है ना, प्रस्तुत किया, लेकिन जो है वो कांग्रेस ने उसको भी नहीं माना। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो परिस्थितियां बनी वो सब क्या कारण थे और किस तरह से हिंदुस्तान की जनता को जो है वो क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयता की जो गहमा गहमी है आंदोलन के, जो कह सकते हैं भिन्न भिन्न जो पार्टीज है, ठीक है, उनके अपने अपने हित और देश का हित जो है वो किस तरह से टकरा रहे थे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस जो है, ठीक है, वो सफल होना असफल होना वो अलग चीज है, लेकिन उन सारी गतिविधियों की वजह से क्या था कि भारतीय जनमानस आंदोलन के इस पड़ाव वर्ष में भी जो है वो क्या है कि उद्वेलन बना रहा, उसके वो उद्वेलित रहे, और राष्ट्र की भावना जो है, राष्ट्रीयता की भावनाएं उनमें सराबोर रहा, उनमें जो है वो क्या है बरकरार रहा। और यही परिस्थितियां रही थी 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान गांधी जी ने किया, पूरा भारत फिर से उसमें शरीक हो गया। तो ये सारी जो स्थिति है, ये सारी जो बातें हैं, इसकी जो है वो क्या है कि हमें पड़ताल करनी है। काफी बातें हमने कर दी, ठीक है ना। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले समझिए कि साइमन आयोग, ठीक है, मैं उसका एक मतलब जो है कालक्रम, उसका एक क्रोनोलॉजी मैं समझा रहा हूं। साइमन आयोग की घोषणा ध्यान रखिएगा 1927 ईस्वी में, उस समय का भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, ठीक है, भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड थे। लॉर्ड बर्कनहेड, इनको इंग्लिश में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहकर पुकारा गया, ठीक है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहकर, भारत सचिव कहकर पुकारा गया था। और ये जो पोस्ट क्रिएट हुआ था ना, ये 1858 में भारतीय प्रशासन अधिनियम फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, जो कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाने वाला प्रथम अधिनियम था। इसी अधिनियम में क्या था कि 1784 के जो कह सकते पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जिस डुअल जो है गवर्नमेंट की स्थापना हिंदुस्तान में की गई थी, ठीक है ना, और जिसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन हिंदुस्तान पर होता था। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के इस भारत प्रशासन अधिनियम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया के अंतर्गत क्या था कि उस द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और साथ में कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो शासन था कंपनी और वहां की सरकार के जो है कोलैबोरेशन से, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। वो डुअल गवर्नमेंट था, और डुअल गवर्नमेंट इसलिए था क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और वहां ब्रिटेन की जो सरकार थी उसकी तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है कि शासन कर रही थी। तो दोनों का शासन हिंदुस्तान पर था, इसलिए उससे डुअल गवर्नमेंट कहा गया। लेकिन जब 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अब कोई जो है वो जरूरत नहीं रह गई। तो जाहिर सी बात है कि 1784 के पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट का जो द्वैध शासन था अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई, उस द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो शक्तियां थी वो एक नए कह सकते पोस्ट को क्रिएट किया गया ब्रिटेन में, जिसको भारत सचिव कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। और उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो ताकत थी वही थी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था। तो दोनों की शक्तियों को एक जगह पे केंद्रित कर दिया गया, और वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो एक प्रकार से भारत जो ब्रिटेन की सरकार थी उसके वो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि भारत की जो पूरी गतिविधियां थी वो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो है संचालित किया जाने लगा। तो ये डुअल गवर्नमेंट जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो भारत सचिव जो पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, वो 1858 के भारत कह सकते हैं कि प्रशासन जो अधिनियम था उस अधिनियम के अंतर्गत क्रिएटेड पोस्ट था। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटेन में रहता था और यहां पे हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल रहता था। और दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों के आपसी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भारत का शासन जो है वो संचालित होता था, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे समझिएगा
कि आप अक्सर जो है 1909 का आप सुनते होंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आप सुनते होंगे ना। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दो व्यक्ति है, मार्ले मिंटो दो व्यक्ति है। तो ये कौन होता था, तो ध्यान रखिएगा, वहां पे भारत सचिव और यहां पे गवर्नर जनरल, वहां पर कंपनी, वहां पर ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की महारानी का रिप्रेजेंटेटिव जो होता था वो भारत सचिव, और भारत सचिव के माध्यम से भारत का जो शासन संचालित होता था वो संचालित होता था गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा कि जब हम मार्ले मिंटो कहेंगे तो मार्ले भारत सचिव, मिंटो भारत का गवर्नर जनरल। इसी प्रकार जब हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करेंगे तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान के वायसराय। आपने सुना होगा, हमने आपको बताया था ना कि होम रूल आंदोलन, उसका परिणाम क्या था, मॉन्टेग्यू घोषणा, जो कब हुआ था, 20 अगस्त 1917। आप उठाकर देखिएगा, उसमें लिखा था कि मॉन्टेग्यू कौन है, भारत सचिव। भारत सचिव कहां पे है, ब्रिटेन में, और मॉन्टेग्यू ने घोषणा की तो वो हो गया मॉन्टेग्यू घोषणा। फिर घोषणा करने के बाद वो वहां से चलकर हिंदुस्तान आए, भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की, तो मॉन्टेग्यू प्लस चेम्सफोर्ड इज इक्वल टू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट हो गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 का अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहकर पुकारा जाने लगा। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुनते हैं आप, मार्ले मिंटो सुनते हैं, दो दो व्यक्ति का नाम, तो है क्या आखिर में माजरा, तो माजरा यही है कि वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल, और जब दोनों मिलकर कोई रिपोर्ट तैयार करता था, दोनों मिलकर जो रिपोर्ट तैयार करता था उसके आधार पे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अधिनियम पारित होता था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया, और शॉर्ट में याद रखिएगा उसे मोंटफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मोंटफोर्ड रिपोर्ट हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मोंटफोर्ड रिफॉर्म एक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो यहां पे जो है, अब समझिए कि भारत सचिव, जब साइमन आयोग की घोषणा की जा रही थी ना, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे वो लॉर्ड बर्कनहेड थे। लॉर्ड बर्कनहेड जो है वो साइमन आयोग की घोषणा की। साइमन आयोग की जब घोषणा लॉर्ड बर्कनहेड कर रहा था, उसे इस बात का अंदेशा हो चला था कि साइमन आयोग का भारत के लोग जो है मिलकर विरोध करेंगे। और हमने आपको बताया था कि भारत का जो वायसराय लॉर्ड इरविन था, उसने सजेस्ट किया था, ये सवाल एक बार पीसीएस प्री में जो है पूछा गया था कि किसने भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड को यह सुझाव दिया कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय ना रखे और वो सब के सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंग्रेज सदस्य हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन, जो उस समय भारत का वायसराय था। तो वायसराय लॉर्ड इरविन के सुझाव पर लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन आयोग की जब घोषणा की तो उसे इस बात का अंदेशा हो चला था कि यह साइमन आयोग जब हिंदुस्तान जाएगा तो इसका भारतीय पुरजोर विरोध करेंगे। इसीलिए जो है लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों से कहा, आह्वान किया कि जो साइमन आयोग है वो तो हिंदुस्तान जाएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उसका अपना काम है, वो काम करने दीजिए। क्यों? इसलिए क्योंकि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही यह बात जो है प्रावधानी था कि 10 साल के बाद जो है साइमन आयोग को या किसी एक आयोग को जो है हिंदुस्तान भेजा जाएगा। तो वो पहले से ही जो है वो शेड्यूल्ड है, और इस वजह से हम क्या है कि साइमन आयोग भेज रहे हैं। इसलिए साइमन आयोग का विरोध वो अपनी जगह पे है, लेकिन साइमन आयोग जो है वो जाने से नहीं रुकेगा। लेकिन लॉर्ड बर्कनहेड ने भारत के लोगों से यह कहा कि हम सब जब अपनी तरफ से कोई कोशिश करते हैं भारत के संवैधानिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप भारतीय मिलकर इसका विरोध करते हैं। लेकिन जब कह सकते हैं कि जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपनी तरफ से भारत के संविधान की कोई सर्वमान्य रूपरेखा दीजिए, तो आप प्रस्तुत नहीं कर पाते, आप आपस में ही उलझ जाते हैं, आपस में ही इतने बटे हैं, इतने टूटे, इतने बिखरे, इतने आधारों पर बटे हुए हैं कि आप में कोई सर्वसम्मति बन नहीं पाती है। और जब हम ब्रिटिश सरकार इस तरह की कोई कोशिश करते हैं तो आप सब मिलकर इसका क्या करते हो, विरोध करते हो। इसलिए लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों से कहा कि साइमन आयोग जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आप भारतीय
मिलकर भारत के संविधान की किसी सर्वमान्य रूपरेखा को तैयार करते हैं तो हम ब्रिटिश सरकार उस पर विचार अवश्य करेंगे। लेकिन साथ में लॉर्ड बर्कनहेड ने बार बार यही कहा कि आप बना ही नहीं सकते हो, आप लोग इतने आधारों पर बिखरे हुए हैं, इतने आधारों पर टूटे हुए हैं, इतने आधारों पर जो है आपके अंदर जो है मतभेद है, विभेद है कि आप सर्वमान्य संविधान की रूपरेखा तैयार कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप करते हो तो हम ब्रिटिश सरकार उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। क्या हुआ कि लॉर्ड बर्कनहेड ने कह दिया, साइमन आयोग हिंदुस्तान तो आ ही गया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को वो भारत भ्रमण करता रहा, उसका विरोध होता रहा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, इसको थोड़ा सा यहां पर फैक्ट्स पहले से ही हमने लिख लिया है, इसको आप समझिए, ठीक है। यहां पे नेहरू रिपोर्ट 1928 और साथ में चूंकि इसी से जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है, मॉडर्न इंडिया में हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ और इसी से जुड़ा हुआ है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 ईस्वी में। आपको मालूम है इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये क्या है, किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और नेहरू रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल कभी पूछा जाएगा, सिंपल सा सवाल, ठीक है ना, जब भी ये पूछा जाएगा कि भारतीयों के द्वारा भारत के संविधान की रूपरेखा से संबंधित जो पहली जो कोशिश थी वो कोशिश किस रूप में सामने में आई, तो वो नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा। और यहीं पे समझिएगा, ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट था उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहकर पुकारा गया। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट का विषय क्या था, तो आप कहोगे भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। उसका था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन क्या है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, इसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इसका बैकग्राउंड समझिए, इसका बैकग्राउंड समझिए। हमने आपको बता दिया कि भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दी थी कि आप भारतीय मिलकर कर नहीं सकते हैं, और करेंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा। और लेकिन वो बार बार ये कह रहा था तुम लोग कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहां पर यह समझना है कि क्या भारतीय ने जो है बर्कनहेड की चुनौती का माकूल जवाब दिया, क्या सचमुच में भारतीय वो कह सकते हैं कि कोई सर्वमान्य संविधान की रूपरेखा तैयार नहीं कर सके या फिर कर सके, क्या स्थिति है, इसी का जो है वो क्या है कि अभी कुछ दिनों में, कुछ देर में ये सारी जो है जो रहस्य है, सारे रहस्य खत्म होने वाले, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड की इस चुनौती का कि भारत के लोग संविधान की रूपरेखा, सर्वमान्य रूपरेखा तैयार नहीं कर पाते हैं, इसका जवाब देने के लिए मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया। लेकिन इसके पहले क्या था कि जब लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दी तो 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। ऑल पार्टी कहने का मतलब इसलिए है कि यहां पर क्या था कि इस समय तक छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इसके बाद लिबरल फेडरेशन कांग्रेस थी, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी पार्टियां जो है वो आ गई थी। जाहिर सी बात है कि चूंकि पूरे भारत के संविधान क्या जो है वो संविधान को तैयार करना था, सारे पार्टियों का समर्थन हासिल करना था, तभी पूरे भारत का एक सर्वमान्य जो है सम्मति इसमें स्थापित की जा सकती थी। तो 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में इसीलिए क्या हुआ कि वहां पर जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, एम.ए. अंसारी ने किया। लेकिन यहां पर कोई जो है समझौता नहीं हो पाया, बड़ा विवाद हुआ वहां पे। 19 मई 1928 ईस्वी को बंबई में, ये भी 28 में, ये भी वहां पे 28 में, ये फरवरी में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मई में। बंबई में जो है फिर से सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और उसकी भी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने किया था, ठीक है। और इसमें इस बात को डिसाइड किया गया कि भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 7 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ये नेहरू रिपोर्ट जो है फिर से एक बार 10 अगस्त 1928 को आया। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड की इस चुनौती का जवाब कि भारत के लोग सर्वमान्य संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू समिति जो हमने आपको बताया उसी के द्वारा 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट को जो है नेहरू रिपोर्ट कहा गया। भारत के संविधान की, भावी संविधान की रूपरेखा थी। मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक बार सवाल जो है वो क्या है कि पूछा गया था, इसके सदस्य कौन नहीं थे, ठीक है ना। तो मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य थे। तो सदस्य को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल पूछा गया था पीसीएस में कि कौन नेहरू कमेटी में मौजूद नहीं थे, तो जो 7 सदस्य थे मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त, ठीक है, यहां पे लिखा मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य थे। शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, एम.एस. अणे, ठीक है, एम.एस. अणे,
अली इमाम, इसके बाद तेज बहादुर सप्रू, इसके बाद जी.आर. प्रधान तथा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य थे, और वो कौन कौन से थे? शोएब कुरैशी, ठीक है, शोएब कुरैशी, इसके बाद मंगल सिंह हो गए, एमएस आणे हो गए, अली इमाम हो गए, तेज बहादुर सप्रू हो गए, जी.आर. प्रधान हो गए तथा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए थे। ये फैक्ट्स है, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आप देखिए नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप प्रीलिम्स में समझ लीजिए, जीएस में, ऑप्शनल में, हर एंगल से ये महत्वपूर्ण है। संवैधानिक प्रगति की बात करेंगे भारत के संविधान का, तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट के जो प्रावधान है ना, ये जब हम सब जो है तैयारी करते थे ना, तो उस समय हमने इसको, इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको हमने कोडिंग बनाकर इसके प्रावधान को रटा था। और वो कोडिंग था डोमोनी आर मता भाषण संसद। डो से डोमिनियन स्टेटस हो गया, मो से मौलिक अधिकार की मांग की गई, नी मतलब पृथक निर्वाचन मंडल के जो है कह सकते हैं समापन की बात की गई थी, जिसकी व्यवस्था 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो पृथक निर्वाचन मंडल के समापन की बात की गई, लेकिन बदले में स्थानों के आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने के, तो नी आर मतलब आरक्षण हो गया, आर मताधिकार को बढ़ाने की बात की गई, भा से भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई, संघ से संघीय शासन की स्थापना की बात की गई, और इसके बाद संसदीय शासन की स्थापना की बात की गई। आप घबराइए मत, इतना फास्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और डिस्कस इसके बारे में नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि आप जो है, आपको भी ऐसे याद करना पड़ेगा। ये सब ऐसे प्रावधान है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन भारत के संवैधानिक प्रगति, भारत का जो संविधान बना, हमने आपको बताया था कि भारत का संविधान जो है वो कह सकते हैं, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनाए थे। ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ही ज्यादा लगता है, लेकिन उसके पीछे उन लोगों का जो अनुभव था ना, वो अनुभव वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके पार्टिसिपेशन, साथ में भारतीय जनजीवन को की जो दुर्दशा, जो अच्छी बात, जो भी चीजें थी, जो पाश्चात्य जगत के संपर्क से जो बातें सीखी थी, जो मानवीय पहलू था, वहाँ के जो वैज्ञानिक जो टेम्परामेंट था, वहाँ के जो कह सकते हैं इंसानियत वाली जो भाव था, जो ह्यूमन राइट्स की जो बात की जाती थी, जो एक सिविक सेंस की बात की जाती थी, एक फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती थी, ये सारी जो चीजें थी सबको देखा था, महसूस किया था, और उसके बाद जाके आया था। और समय समय पर ब्रिटिश सरकार, भारतीय कुछ ऐसे, तो नेहरू रिपोर्ट वगैरह सब बड़े मतलब जो है एक मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, एक अनुभव था जो भारतीयों ने अपनी भी गतिविधियों से और साथ में ब्रिटिश सरकार ने भारत के दमन के लिए जो प्रयास किया और इसके लिए जो भी अधुनातन व्यवस्था की, उससे इंटरेक्ट हुए, उसके साथ उन्होंने तालमेल बिठाया, अपनी मानसिक जो क्षितिज थी उसको विस्तृत किया, उन्होंने साइंटिफिकली उस चीज को लिया और फिर उसी चश्मे से फिर अपने देश को देखा और फिर ब्रिटिश सरकार की जो कह सकते हैं कि उनकी जो कह सकते हैं कि झूठा जो ये भारतीयों के कल्याण की बात का जो शेगुफा छेड़ा जाता था, उसकी प्रकृति को वो समझा और उसके बाद जो है फिर क्या है, धीरे धीरे लामबंद हुए। यही सब तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो है वाहक बन गए है ना, यही सब तो राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने का मतलब जो है ये सब जरिया बना और तभी जाकर अंततः जो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो नेहरू रिपोर्ट का इसलिए प्रावधान बहुत जरूरी है और वो प्रावधान चूंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान भारत के संविधान का प्रिमिटिव फॉर्म है। दूसरी बात ये भारत के लोगों के द्वारा स्वयं अपने प्रयासों से भारत के भावी संविधान की तैयार की गई रूपरेखा, ये पहली रूपरेखा थी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना, और इसमें जीएस में हो, ऑप्शनल में हो, प्रीलिम्स में हो, मेंस में, हर जगह पे वो सवाल आते हैं। आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, मतलब किसी भी तरह के एग्जाम्स, जहां भी हिस्ट्री होता है, जहां भी नेशनल मूवमेंट होता है, ये सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए डोमोनी आर मता भाषण संसद, डोमोनी आर मता भाषण संसद, ठीक है। डो से हो गया डोमिनियन स्टेटस। यहां पे डोमिनियन स्टेटस जो लिखा ना, डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है औपनिवेशिक स्वशासन। यहां पे देखिए डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझिएगा, डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वशासन। औपनिवेशिक स्वशासन का मतलब है अंग्रेज रहेंगे, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, लेकिन मैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप हिंदुस्तान का जो शासन है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, उनको करने के लिए दिया जाए। लेकिन मैं आपको हिंदुस्तान से खदेड़ नहीं रहा हूं, बल्कि आप हिंदुस्तान में ही रहोगे,
ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम भारतीय चाहते हैं कि ये हमारा घर है, हम अपने घर का शासन हम खुद चलाना चाहते हैं आपके सबऑर्डिनेट के रूप में। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि डोमिनियन स्टेटस की जब बात आएगी तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, वो पूर्ण स्वराज नहीं है, वो पूर्ण स्वाधीनता नहीं है। तो डोमिनियन स्टेटस की बात, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये सब अभी आगे और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पूर्ण जो है वो क्या है कि डोमिनियन स्टेटस या औपनिवेशिक स्वशासन। तो इसमें यह कहा गया कि भारत का जो दर्जा है ना वो दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की भांति डोमिनियन स्टेटस का हो, औपनिवेशिक स्वशासन का हो, पहली मांग यहां पे की गई। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसमें से जो है, इसमें मतलब जो है कह सकते हैं हिंदुस्तान में क्या था कि देखिए स्वतंत्र भारत में आप आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, यद्यपि हमारे देश के जो संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी जो प्रावधान भाग 3 में अलग से जो किया गया 12 से 35 आर्टिकल्स उसमें जो है वो लगाए गए। कह सकते हैं कि आइवर जेनिंग्स जैसे मतलब जो है संविधानविद, उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए फंडामेंटल राइट्स हमने उस पर, या हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने उस पर जोर इतना क्यों दिया, उस पर बल इतना क्यों दिया? क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान हमने इस बात को महसूस किया था कि फ्रीडम कितना जरूरी है, इक्वलिटी कितना जरूरी है, अनटचेबिलिटी नहीं होना कितना जरूरी है, नस्लवाद की भेदभाव की भावनाएं नहीं होना कितना जरूरी है, रोजगार के समान अवसर होना कितना जरूरी है। ये सारी चीजें महसूस किया था हमारे देश के संविधान सभा के जो सदस्य थे। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, वो सदस्य किसी एग्जामिनेशन को पास करके वहां पर कह सकते हैं शामिल नहीं हुए थे, बल्कि उनकी जिंदगी की जो परीक्षा थी, जो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दी थी और उसके बदले में जो अनुभव हासिल किया था, उस बटोरे गए जो अनुभव थे ना, उस पूरे अनुभव को उन्होंने संविधान के निर्माण में डाल दिया। तो 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा, लेकिन उसके पीछे जो अनुभव था वो अनुभव वर्षों से किए गए उनके आंदोलन से प्राप्त होने वाले संचित जो अनुभवों का जो संचयन था, उसके परिणाम स्वरूप जो है इतना सुंदर हमारे देश का संविधान बन पाया। ठीक है ना। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि जो नेहरू रिपोर्ट था, उस नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाने की बात की गई थी। 2 थे, उसको जो है 19 मौलिक अधिकार की इसमें मांग की गई थी। ठीक है ना। और इसमें सब था, संपत्ति का अधिकार हो, ठीक है, इसी प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, संपत्ति का अधिकार हो, ये सारी चीजें इसमें जो है वो क्या है कि अस्त्र रखने का, हथियार रखने का जो है वो क्या है कि अधिकार हो। अधिकार इसलिए क्योंकि यूरोपियनों को अधिकार मिलता था, भारतीयों को ही नहीं मिलता था। तो भारतीय भी कहते थे भाई जब यूरोपियन को अपने हथियार रखने के अधिकार दिए हैं तो हम भारतीयों को क्यों ना मिले। तो इस तरह के कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स की जो है इसमें बात की गई थी। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा देखिएगा, पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। इस चीज को जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है पृथक निर्वाचन मंडल। हालांकि जो है हमने आपको बताया था कि देखिए पृथक निर्वाचन मंडल, इस नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल के परित्याग की बात की गई। पृथक निर्वाचन मंडल, ये जो व्यवस्था है ध्यान रखिएगा कि 1900, ठीक है, इसको अलग से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट जोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1909 और 1919, ये हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, अभी भी सब बताए क्या चीज था। इसके बाद ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा मुस्लिम्स को और इसके अंतर्गत सिखों को ये सेपरेट इलेक्टोरल जोन का अधिकार दिया गया। ठीक है।
अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या थी, इसकी दिक्कतें क्या थी, इसमें क्या कमियां थी, या ये भारत के दृष्टिकोण से कितना खराब था, ठीक है ना। और इसीलिए इसके समापन की बात की गई, पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल के समापन की बात की गई। अब देखिए क्या प्रॉब्लम थी इसमें। इसमें जो है बस एक एग्जाम्पल लेता है कि 1909 के, ये याद रखिएगा, 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिला। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में यह अधिकार सिखों को भी प्रदान कर दिया गया। अब होता क्या था, जैसे मुस्लिम्स 1909 के मुस्लिम पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत जब मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया, तो पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब हो गया कोई भी मुस्लिम बहुल इलाका कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा लोग होंगे ये हो जाएंगे नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, ये नॉन मुस्लिम्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, मुस्लिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया कि मुस्लिम बहुल इलाका, ठीक है, मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, इस मुस्लिम बहुल इलाके में ये जो है मुसलमान हो जाएंगे, ये गैर मुसलमान होंगे। इसको राइट दिया गया किसका, सेपरेट इलेक्टोरेट जोन का, ठीक है, इसको पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको मिटा के जो है ये पृथक इस एरिया को मिल गया सेपरेट इलेक्टोरेट जोन, पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया। और किसने दिया था, किसने दिया, ध्यान रखिएगा, वो दिया किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया कि ये मुस्लिम बहुल इलाका, यानी कि मुस्लिम्स को जब पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि कोई भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं तो उस मुस्लिम बहुल इलाके में जब भी इलेक्शन होगा तो उसमें चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लड़ेंगे, जबकि मतदान भी जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मुसलमान, यानी चुनाव भी सिर्फ मुसलमान लड़ेंगे और फिर क्या है कि मतदान भी सिर्फ मुसलमान करेंगे। यानी कि इस एरिया में जो गैर मुसलमान है वो किसी चुनाव में ना तो उम्मीदवार के रूप में ना ही मतदाता के रूप में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देखिए इसका क्या असर है कि कोई भी मुस्लिम बहुल हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा इलाका हो सकता है जिसमें सिर्फ हिंदू हो, एक भी मुसलमान ना हो। क्या कोई ऐसा इलाका हो सकता है जिसमें सिर्फ मुसलमान हो, वहां पर एक भी हिंदू ना हो? लेकिन ध्यान रखिएगा, मुस्लिम बहुल कहने का मतलब है कि मैक्सिमम लोग मुसलमान होंगे, और मुसलमान मैक्सिमम लोग होंगे लेकिन गैर मुसलमान तो होंगे ना। अब यहां पे व्यवस्था क्या कर रहे हो कि कोई भी मुस्लिम बहुल इलाका है उसको जब सेपरेट इलेक्टोरल जोन का जब अधिकार मिल जाता था तो होता क्या था कि वहां पर जब भी चुनाव होते थे तो उम्मीदवार सिर्फ मुसलमान और मतदाता भी सिर्फ मुसलमान होते थे। यानी उन गैर मुसलमानों को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं था। और इस अधिकार का नहीं होना, चुनाव ना लड़ पाना, मतदान नहीं कर पाना, अगर आप वयस्क हो और मतदान नहीं कर पा रहे, इसका मतलब समझना है, इसका मतलब है कि भारत का मतदान करने का अधिकार, फिर क्या है कि जो है चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ठीक है, सरकार की आलोचना का अधिकार, ये सब पॉलिटिकल राइट्स है। और आप पॉलिटिकल राइट्स, अगर ये राइट नहीं है, इसका मतलब है देश की राजनीतिक व्यवस्था में आपको शामिल नहीं किया गया। और ये जो है वो क्या है कि एक प्रकार से भारत की नागरिकता से ही वंचित कर देना होगा। तो ये कितना खराब था, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, लेकिन आपने लागू किया और 1909 में आपने मुस्लिम्स को दिया, इसी तरह से 1919 में सिखों को दे दिया। परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि आपने इसे राइट दिया, ठीक है ना, आपने जब इसे राइट दिया तो इनको विशेषाधिकार मिला, और विशेषाधिकार मिला तो ये मुस्लिम्स ब्रिटिश सरकार से क्या होंगे, खुश होंगे। अब चूंकि इनको मतदान नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते चुनाव, तो ऐसी स्थिति में क्या वो दूसरे इलाके में जाएंगे, क्या दूसरे इलाके में तो नहीं जा सकेंगे। अगर हम यूपी में रहते हैं और यूपी में ही मतदान का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, तो हम किसी अन्य राज्य में जाकर ये तो नहीं कह सकते ना पूरा भारत एक है, गर्व से कहो हम सब भारतीय हैं, हमें भी चुनाव लड़ने दो, हमें भी मतदान करने दो। नहीं, आपको क्या है, मतदान करने का अधिकार का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप जहाँ से लड़ने वाले हैं, जिस जगह से, या कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में आपको जो है वो क्या है कि स्थानीय, खासकर जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के मतदाता पत्र में, सूची में आपका नाम होना चाहिए। जो इलेक्टोरल जो रोल होता है उसमें आपका नाम होना चाहिए, और आप उसमें शामिल ही नहीं हो। शामिल नहीं हो तो आप कहाँ जाके करेंगे, आप
आप कहीं नहीं कर सकते, यानी भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया। तो ये लोग क्या हो जाएंगे, इससे नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे आपने बहुत गलत किया। ये चूंकि विशेषाधिकार मिला, इसने कहा कि नहीं आपने बहुत सही किया। ये कहेंगे नहीं आपने गलत किया, मेरे अधिकारों का हनन कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं एकदम सही किया। और इसका परिणाम क्या होगा कि ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स। और ये बार बार इंग्लिश कहेंगे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर सरकार ने हमें कोई स्पेशल कोई प्रिविलेजेस दिया है तो तुम क्यों जो है तुम हमसे डर जलते हो। ये कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमारे अधिकार को कुचला जा रहा है। ये कहेंगे नहीं तुम हमसे जलते हो। तो ये आपस में लड़ जाएंगे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे। और ब्रिटिश सरकार क्या थी, पैसा फेंक तमाशा देख। यही तो डिवाइड एंड रूल करो की पॉलिसी है। तो ये आप सोच सकते हैं कि 1909 में मुस्लिम्स को हिंदुओं से लड़ाया, गैर मुसलमानों से। इसके बाद 1919 में सिखों को यह अधिकार मिल गया। तो ये एक प्रकार से क्या था, ये कोई अच्छी व्यवस्था तो थी नहीं, ये एक दूषित परंपरा थी। और अगर कोई भारतीय जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का है वो अगर संविधान बनाता है तो जाहिर सी बात है इस तरह की दुर्व्यवस्था तो हमारे देश के संविधान में नहीं होना चाहिए। और नेहरू रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि पृथक निर्वाचन मंडल का की जो बात है उसका परित्याग करिए। लेकिन साथ में नेहरू समिति के जो सदस्य थे उनका यह भी कहना था कि हम जो है सिखों को और मुस्लिम्स को 1909 से मुस्लिम्स, 1919 से सिख, जो पृथक निर्वाचन मंडल के जो कह सकते हैं कि उसकी जो सुविधा है उसको इंटरटेन करते रहें। अगर वो क्या है कि अगर उससे ये अधिकार छीन लेंगे, अगर पृथक निर्वाचन मंडल के अधिकार को खत्म कर देंगे तो ये सारे सिख और मुस्लिम जो है इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई मेरे अधिकार को जो मिला है हमने इतने दिनों तक एंजॉय किया, आप जो है वो क्या है कि आप क्यों खत्म कर दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो इसी वजह से क्या इसमें ये कहा कि नहीं आप लोगों को परेशान नहीं होना, आपके अधिकारों को कुचलने के लिए इस तरह की बात नहीं हो रही कि पृथक निर्वाचन मंडल ना हो, बल्कि इसलिए हो रही क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम भाइयों को आपस में लड़ाता है, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है ये खत्म होना चाहिए। लेकिन आप मुस्लिम सिख वगैरह इत्यादि को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बदले में स्थानों के आरक्षण के सिद्धांत को लागू करेंगे। यानी कि कुछ सीट्स जो है वो आपके लिए, आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे, जो भी अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को जो है हम क्या करेंगे कि हम उनका सीट्स रिजर्व करेंगे। तो यहां पे पृथक निर्वाचन मंडल के परित्याग और बदले में सीट्स रिजर्वेशन की बात की गई, जो कि आज भी होता है। आज भी आप देखिएगा धर्म के आधार पे जो है वो क्या है कि किसी को सीट्स नहीं मिलता है कि मुस्लिम्स को इतना परसेंट मिलेगा, सिख को इतना परसेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप स्थानों के आरक्षण का सिद्धांत जो है, वहां पर जो है धर्म के आधार पर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, स्थान आज भी आरक्षित किए जाते हैं, भले ही उस तरह से धर्म के आधार पर नहीं होता। जैसे हम लोग जो है वो कहते हैं कि महिलाओं को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो ओबीसी को रिजर्वेशन, SC ST को इस तरह का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन आज भी, लेकिन रिलीजन के आधार पर नहीं है। वहां पर रिलीजन के आधार पर जो है कि सिखों को इतना परसेंट देंगे, मुस्लिम्स को इतना परसेंट देंगे। तो ये है पृथक निर्वाचन मंडल के परित्याग की बात की गई और स्थानों के आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिएगा कि इसमें मताधिकार को बढ़ाने की बात की गई। मतलब उस समय आप सोचिए कि 1919 से ही जो है वो क्या है कि उसके पहले भी थोड़ा बहुत चुनाव जो हो रहे थे। चुनाव में मतदान करने का अधिकार मतलब जो है मात्र 2% लोगों को था। और कैसे लोगों को मतदान करने का अधिकार था, ये कोई सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, ये कोई जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था कि किस बस हिंदुस्तान में आप समझ जाइए कि आज हमारे देश में कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है बशर्ते उसकी उम्र जो है 18 वर्ष कम से कम पूरी हो चुका हो। इसके अतिरिक्त कोई भी जो है कह सकते हैं कि कोई भी जो है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कि महिलाएं करेंगे। हिंदुस्तान आप समझ जाइए कि दुनिया का एक ऐसा देश है, मतलब ऐसे देशों की श्रेणी में शामिल है कि अपनी आज़ादी के प्रारंभ से ही उसने महिलाओं को भी जो मतदान का अधिकार दिया है। जबकि आप ब्रिटेन की, आप अमेरिका का इतिहास उठा के देख लीजिए, न्यूजीलैंड का, स्विट्जरलैंड में तो आज भी जो है मतदान का अधिकार महिलाओं को जो है एकदम सीमित रूप में मिला। तो ये सारे जो राइट्स है ना, ये राइट्स जो है हिंदुस्तान ने बहुत पहले से, शुरू में संविधान लागू हुआ और प्रारंभ से ही दिया गया। तो लेकिन पहले क्या था, पहले मतदान का अधिकार किसको था,
उसको था जो संपत्तिशाली थे, जो रिएक्शनरीज ग्रुप थे, जो जमींदार थे, जो कह सकते हैं कि मतलब जो है समाज के जो एलिट क्लास के लोग थे, उन लोगों को मतदान करने का अधिकार था। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट यहां पे लागू नहीं था, ठीक है ना। तो यहां पे जो है मताधिकार बढ़ाने की बात की गई, 2% से 11%। और देखिए यहां पे समझिए भाषाई आधार पे प्रांतों के गठन की बात इसमें भी की गई। ये सब व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू है, ठीक है। संघीय शासन की व्यवस्था की बात की गई, और संघीय शासन में क्या होगा कि संघ शासन आज भी हिंदुस्तान में है, ठीक है, एकदम पूर्ण रूपेण संघीय नहीं है और न ही पूर्ण रूपेण एकात्मक है, दोनों के बीच का, इसलिए उसको अर्ध संघीय, उसे क्वासी फेडरल भी कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि संघीय शासन की व्यवस्था का मतलब होता है कि शक्तियों का जो बंटवारा होगा वो केंद्र और राज्य के बीच होगा, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच होगा। आपको मालूम है भारत के संविधान, वर्तमान जो संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 भागों में हुआ, संघ लिस्ट, राज्य लिस्ट और समवर्ती लिस्ट। संघ लिस्ट में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र को, राज्य लिस्ट में शामिल विषय पर राज्य को, समवर्ती में दोनों को। लेकिन विवाद होगा तो जाहिर सी बात है केंद्र की बात माननी होगी। और चौथी बात याद रखिए, चौथा लिस्ट, हालांकि लिस्ट उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन चौथी बातें की जाती है जिसमें भी किसी न किसी रूप में विषय होता है, लेकिन वो अनसीन होता है, वो जिसकी आप पहले से नहीं जानते, इसलिए उसको रेजिडुअरी पावर में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो अवशिष्ट अधिकार हमेशा से हमारे देश के संविधान में, इसका जब भी प्रगति की बात की गई, विशेषकर नेहरू रिपोर्ट से अगर हम देखें तो अवशिष्ट अधिकार, रेजिडुअरी पावर जो है वो क्या है कि हिंदुस्तान में बहुत पहले से बात की जा रही थी। तो अवशिष्ट अधिकार वर्तमान भारत के संविधान में भी है, लेकिन 7वीं अनुसूची में नहीं है। वो किस में शामिल है? वो शामिल है आर्टिकल 248 में। और अवशिष्ट अधिकार का मतलब हो गया कि वो सारे विषय, चाहे वो सीन अनसीन व्हाटएवर जो भी हो, जो संघ लिस्ट में, राज्य लिस्ट और समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट में शामिल नहीं है, वो सारे विषय अवशिष्ट अधिकार कहलाएंगे। और वो अवशिष्ट अधिकार आज हमारे देश के संविधान ने किसको दिया? केंद्र को। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा नेहरू रिपोर्ट में भी मूल रूप से ये केंद्र को देने की बात की गई अवशिष्ट अधिकार, ठीक है। और जहां फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है ना, वहां पे केंद्र का, खासकर हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी थी, इसमें ऐसे ऐसे राज्य जुड़े थे जो पहले एक सेपरेट आइडेंटिटी को इंटरटेन करते थे, अब उनको हिंदुस्तान में मिलना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र तो शक्तियों का बंटवारा तो कर दिया गया, लेकिन केंद्र को ताकतवर बनाना भी बहुत ही जरूरी था, इसलिए थोड़ा थोड़ा पावरफुल ज्यादा जो है वो केंद्र का दिखता है। तो यहां पर जो है वो क्या है कि संघीय शासन का बंटवारा है, तो केंद्र को पावरफुल बनाने के लिए अवशिष्ट अधिकार केंद्र को दिया गया। तो नेहरू रिपोर्ट में भी केंद्र को देने की बात की गई, ठीक है ना। तो ये हो गया भाषाई आधारित प्रांतों का। और संसदीय शासन की व्यवस्था की बात की गई। और संसदीय शासन की व्यवस्था का मतलब है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या है कि कार्यपालिका का गठन संसद के सदस्यों से होगा, यानी कि संसद ही शासन करती है पूरे देश में, आप ऐसे समझिए। लेकिन वो कैसे करती है? वो अपने ही बीच के कुछ सदस्य को एग्जीक्यूटिव पावर देती है, और एग्जीक्यूटिव पावर देती है और वो काम करता है, कार्यपालिका संबंधी काम करता है, और जो कार्य करता है उसका संसद में उसको जवाब देना पड़ता है। तो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, संसद के बीच के सदस्यों से ही जो है सरकार बनाई जाएगी, कार्यपालिका, इसलिए वो क्या हो जाएगा? संसदीय शासन की व्यवस्था। और ये बात नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी। और कुछ बातें और समझ लीजिएगा कि उसमें 1-2 और प्रावधान ऐसे थे, जैसे कि जो है पहले क्या था कि अगर हमारे देश के वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है, क्यों है? इसलिए है क्योंकि क्या वहां के बाद आप किसी और जगह पे वहां का जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन के खिलाफ कोई अपील कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सर्वोच्च इसीलिए है कि उसके बाद कोई अपील नहीं होगा, वहां पे फाइनल जो डिसीजन हो जाएगा तो बस एक राष्ट्रपति के पास आप क्षमा याचना जो है वो सब कर सकते हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का जो है फिर क्या है कि कहीं कोई ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या था कि हिंदुस्तान में कि भले ही हमने जो है एक फेडरल कोर्ट, भले ही कलकत्ता में आपको पता होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, नाम है सुप्रीम, लेकिन याद रखिएगा कि वो सुप्रीम नहीं था। यहाँ के जो मामले होते थे 500 पाउंड से ऊपर का ज़्यादा मामला होता था, वो सब सीधा ब्रिटेन जाता था, और ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का मतलब वहाँ के सम्राट या साम्राज्य जो होते थे उनका उसमें भागीदारी होती थी डिसीजन में, ठीक है। इसी तरह से 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके अंतर्गत फेडरल न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना, लेकिन वो सब सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सब जो है वो क्या है प्रीवी काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से था। यहाँ पे के सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके खिलाफ अपील
वहां पे ब्रिटेन में जाकर प्रीवी काउंसिल में आप कर सकते थे। ठीक है, तो इस नेहरू रिपोर्ट में कहा गया नहीं, प्रीवी काउंसिल वाली जो है बात हटाइए और हिंदुस्तान का जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो सच्चे अर्थों में सुप्रीम कोर्ट हो, ये मांग की गई थी। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, कि नेहरू रिपोर्ट एक छोटा सा टॉपिक है, आपको लग रहा है कि बड़ा कितना हम छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना एक्सप्लेनेशन की मांग करता है कि सामान्य तौर पे यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी इसका डिस्कशन इतना आप नहीं देखे होंगे। तो जो वीडियोस बड़े बनते हैं ना, तो बड़े बनते तो हम अनर्गल प्रलाप तो करने नहीं आते ना, वो आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज को जो मैं क्लियर करता हूं, और सब कितने इंपॉर्टेंट, इतनी चीजें आप जिस दिन समझ लोगे ना, उसी दिन आपको लगने लगेगा कि वास्तव में आप आईएएस और पीसीएस या किसी भी कंपटीशन के वास्तविक रूप में आप लायक में। नहीं बाकी पॉइंट लिख दिया, कहीं गाइड पढ़ लिया, खत्म हो गया। ठीक है, उससे आईएएस और पीसीएस नहीं बनाया था, उससे बैंक एसएससी आपको जब ठोस जो है वो क्या बेसिक जो चीज़ है ना, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना हो, और वो जिस दिन अच्छा हो जाएगा। अभी आप देखिए, हम संवैधानिक प्रगति भी बता दी हमने, संविधान की बहुत सारी बातें बता दी। नेहरू रिपोर्ट है ही ऐसी चीज, अगर जो नहीं बताएगा, जो नहीं जानेगा संविधान, अब तो ये है कि संविधान और जो है राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास दोनों पढ़ा रहे हैं, तो दोनों पढ़ाने का मेरा मकसद ही यही है कि जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, हम इतनी बातें बताएंगे ही बताएंगे, तो संविधान को क्यों नहीं थोड़ा सा और भी जो है उसको हम थोड़ा और मेहनत हमें करना पड़े। लेकिन अगर संविधान और नेशनल मूवमेंट का अगर कॉम्बिनेशन है, उसका तालमेल है, और दोनों पढ़ाने वाला अगर टीचर है, एक टीचर दोनों पढ़ाता है, तो आप समझ जाइए कि उससे बेहतर एक्सप्लेनेशन शायद सिर्फ संविधान जानने वाला व्यक्ति दे पाएगा। ठीक है, तो जो हिस्ट्री भी समझता है, एक एक चीज को समझता है, जो कह सकते हैं कि उधर उधर जो है वो संविधान को भी समझेगा, वही इसके बारे में बता पाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये पूरा प्रावधान। अब ये तो हमने कोडिंग था ना, कोडिंग यहाँ पे लिख दिया था, इसी का एक्सप्लेनेशन आगे है, देख लीजिए। ये तो खैर हमने बताया। अब देखिए यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस है, भारत का दर्जा कनाडा व दक्षिण अफ्रीका की भारतीय डोमिनियन स्टेटस के समान। वही बात है, रिपीटेशन है, बस मैं फिर भी कह दे रहा हूँ। दूसरा है, भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए, 19 मौलिक अधिकार। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था समाप्त हो, बदले में स्थानों के आरक्षण के सिद्धांत को लागू किया जाए। ठीक है ना। इसके बाद कहा गया कि मताधिकार को बढ़ाया जाए 2% से 11%। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। 6 भारत के संघ शासन की स्थापना हो, अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास रहे। ठीक है। और इसके बाद भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था लागू। 8वां हमने बताया, प्रीवी काउंसिल के स्थान पर भारत में ही अंतिम अपीलीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो। और एक और ध्यान रखिएगा, द्विसदनीय केंद्रीय सदन की बात की गई। ठीक है, द्विसदनीय केंद्रीय सदन की बात की गई, ये हो गया द्विसदनीय केंद्रीय सदन। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिएगा, अब देखिए, अब हमारा जो सवाल है, प्रावधान हमने बता दिया, अब हमें क्या करना है, हमें इस बात की पड़ताल करनी है कि लॉर्ड बर्कनहेड ने जो चुनौती दी थी। अब हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया तो आप लॉर्ड बर्कनहेड भूल गए होंगे ना, लेकिन वही तो बात करनी है ना कि लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दिया कि तुम बना नहीं सकते हो, आप भारतीय बना ही नहीं सकते, आप इस लायक ही नहीं हो, आप इतने बटे हुए हैं, इतने बिखरे हुए हैं, भाषा, धर्म, जाति, कह सकते हैं क्षेत्र के आधार पर। वो ये नहीं बता रहा है कि उसी ने लड़वाया हिंदुस्तान। अभी देखा ना पृथक निर्वाचन मंडल में क्या किया, हिंदू और मुसलमान लड़ गए, तो वो लड़वा वही रहे, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे, वो कह रहे तुम लोग इतने बटे हुए हो, तुम लोग इतने जो है वो आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, इतने स्तरों पर विभक्त हो कि तुम मिलकर बना ही नहीं सकते हो। तो नेहरू रिपोर्ट जो है उसी की चुनौती थी, चुनौती को कबूल था, भारतीयों के द्वारा चुनौती ने कबूल किया, और उसने मतलब काउंटर जो है वो क्या है कि उसने मारा। तो सवाल ये है कि क्या नेहरू रिपोर्ट बर्कनहेड की चुनौती का जवाब दे सका, सफल हुआ, असफल हुआ, असफल हुआ तो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये चीज समझना है। तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया, पहले से ही हमने बता दिया। ऑब्जेक्शंस किसने किसने किया, कांग्रेस के युवा वर्गों ने और मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने ऑब्जेक्शन क्या किया, 2 मांगे की। कांग्रेस के युवा वर्गों ने ऑब्जेक्शन क्या किया, तो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स देखिए हमने एकदम साफ साफ सब लिखा है, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स जो कांग्रेस के युवा वर्गों का था, उसका मेन जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था वो औपनिवेशिक शासन था, डोमिनियन स्टेटस। कांग्रेस के युवा वर्ग जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में थे ना, उन लोगों ने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने किया था, तो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में जब हमने पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो उससे कम डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर हम सरकार के साथ समझौता क्यों करें।
बात समझिएगा, 1927 में पूर्ण स्वराज की मतलब उस समय गांधी जी उसमें एब्सेंट थे मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में, तो गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस के जो युवा वर्ग थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने क्या किया, वहां पे पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। तो पूर्ण स्वराज ज्यादा बड़ा अधिकार है या डोमिनियन स्टेटस? तो पूर्ण स्वराज ज्यादा बड़ा अधिकार है। पूर्ण स्वराज एकदम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करता है, और डोमिनियन स्टेटस हमने बताया कि ब्रिटिश शासन के अधीन हिंदुस्तान का शासन भारतीयों के द्वारा चलाए जाने की बात करता है। यही तो है ना। तो उनका यह कहना था कि 1927 में ही हमने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, तो फिर उससे कम डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे की बात हम क्यों करेंगे? हम उससे बड़ा अधिकार मांगेंगे कि हम उससे और कम अधिकार मांगेंगे? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और इन लोगों ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी 1928 में कर दी। ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि इसमें जब बात बढ़ने लगी तो इसमें गांधी जी ने बीच बचाव किया, और गांधी जी ने इन युवा वर्गों से, कांग्रेस के युवा वर्गों से कहा कि ऐसा है, उन्होंने एकदम बड़ा प्यार से समझाया कि शांति से समझो कि हम लोग क्या करेंगे, जो डोमिनियन स्टेटस की मांग नेहरू रिपोर्ट में की गई है, ये सरकार को हम भेजेंगे और सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि हमारी ये मांग आप स्वीकार कर लीजिए, और 31 दिसंबर 1929 का अल्टीमेटम देंगे। और सरकार अगर 31 दिसंबर 1929 तक हमारे इस डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे, फिर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जो प्रस्तावित लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है, इसलिए हमने पहले से ही जो है हेडिंग जब डाला था ना, तो आपको आपने देखा होगा कि उसके नीचे हमने नेहरू लाहौर कांग्रेस सेशन लिखा था। वो इसलिए लिखा था, इसलिए यहां पे देखिए इसका कैसे इसका लिंक है कि गांधी जी ने कहा कि जब कि सरकार को हम सब 31 दिसंबर 1929 ईस्वी का एक अल्टीमेटम देते हैं, अगर सरकार हमारे डोमिनियन स्टेटस की मांग को मान लेती तो ठीक है, नहीं मानेगी तो प्रस्तावित जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है वहां पर गांधी जी ने कहा कि मैं खुद पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव वहां पर रखूंगा, और उस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित करेंगे, और उस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन चलाएंगे, एक मास मूवमेंट चलाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इससे कन्विंस हो गए। यानी ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने कहा, लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा था ना कि सबको माननी ही नहीं हो सकता है, और इन्होंने वास्तव में ये ऑब्जेक्शन कर भी दिए। इनको मनाना कठिन था, लेकिन इसमें जो है एक बीच का रास्ता निकाला गया, और तब 31 दिसंबर 1929 वाली बात आई। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा वर्ग कन्विंस हो गए। इसलिए नेहरू रिपोर्ट उन्होंने असंतोष प्रकट किया, लेकिन उनके असंतोष की वजह से नेहरू रिपोर्ट असफल नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उनको कन्विंस कर दिया गया, इसलिए उनकी वजह से ध्यान रखिएगा नेहरू रिपोर्ट असफल नहीं हुआ। अब आते हैं मुस्लिम लीग की दो मांगे थी। मुस्लिम लीग ने भी, देखिए यहां पर अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना 1920 में असहयोग आंदोलन में जो खलीफा के खिलाफत के मुद्दे पर मुसलमानों के गांधी जी के द्वारा लिए गए सहयोग से वो वैचारिक रूप से मतलब असंतुष्ट थे मोहम्मद अली जिन्ना, इसलिए असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को छोड़ दिए। बाद में जो है मुस्लिम लीग के धीरे धीरे जो है एक मान्य नेता बनने लगे। तो मुस्लिम लीग के नेता के तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि दो चीजें हैं, और देखिए अलग हो गए लेकिन राष्ट्रीयता की भावनाएं अभी भी ये जो है वो क्या है कि इनमें बरकरार। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही है कि पृथक निर्वाचन मंडल हम भारतीयों को ही आपस में लड़ाता है, इसलिए पृथक निर्वाचन मंडल के खात्मे की जो बात कर रहे हो वो सही है, वो एकदम सही है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने, यानी नेहरू रिपोर्ट में जो स्थानों के आरक्षण के सिद्धांत की बात कर रहे हो, उसके अंतर्गत 1/3 स्थान मुस्लिम्स के लिए केंद्रीय विधानसभा में रिजर्व कर दीजिए, उसको आरक्षित कर दीजिए। और दूसरी ऑब्जेक्शनल पॉइंट क्या हो जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि देखिए अवशिष्ट अधिकार जो है, यानी कि संघ राज्य समवर्ती लिस्ट के अतिरिक्त जो विषय है उस विषय को केंद्र को मत दो, आप प्रांतों को दे दीजिए, जिन जिन प्रांतों में वो चीजें होंगी वो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। ठीक है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि देखिए अवशिष्ट अधिकार केंद्र को अगर दिया गया तो इसका मतलब है केंद्र उस अवशिष्ट अधिकार पर पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। तो मुस्लिम लीग को यह लगता था, मुस्लिम लीग देखिए ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा, कांग्रेस हमेशा ये कहेगी कि हमारी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है।
मुस्लिम लीग स्पष्ट है कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था थी। हिंदू महासभा ये कहेगी कि हमारी पार्टी हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, और कांग्रेस जो है वो सेक्युलर पार्टी है। हिंदू महासभा ठीक कहेगी कि वो सेक्युलर पार्टी है, लेकिन मुस्लिम लीग ये कहेगी कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है। और वो क्यों ऐसा कहेगी? क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी। अगर आज वर्तमान भारत के संविधान या पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पे हिंदू ज्यादा होंगे कि मुसलमान होंगे? हिंदू होंगे। तो क्या वो पार्लियामेंट हिंदुओं का संसद है, हिंदुओं का पार्लियामेंट है? नहीं। पॉपुलेशन ज्यादा हिंदुओं का है तो वो पॉपुलेशन ज्यादा है तो हिंदू ज्यादा रहेंगे ही रहेंगे। मुस्लिम्स का कम है तो कम रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो है वो क्या है कि जो सेपरेट जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो केवल ये चाह रहे थे कि हमें जो है वो क्या है अवशिष्ट अधिकार केंद्र को दे दोगे, तो वो अपने हिसाब से उनको लगता था कि कांग्रेस जीतेगी संसद में जो है, या संसद में रहेगी तो कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है तो अवशिष्ट अधिकार पर हिंदुओं के पक्ष में कानून बनाकर पूरे भारत में लागू कर देगा। और मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि प्रांतों को देने से फायदा ये होता कि कम से कम मुस्लिम बाहुल इलाके जो भी नॉर्थ वेस्ट का इलाका था जो बाद में पाकिस्तान में शामिल हुआ, कम से कम वहां पे जो मुसलमान बहुसंख्यक की स्थिति में वहां पे तो स्थिति अवशिष्ट अधिकार के मामले में अच्छी होगी। तो ये मांग हुआ। लेकिन क्या होगा कि कांग्रेस ने उनकी दोनों मांगों को कांग्रेस ने नहीं मानी। दोनों मांग क्यों नहीं मानी? क्योंकि अब आप समझिए अवशिष्ट अधिकार प्रांतों के पास दिया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि केंद्र का शक्तिशाली होना जरूरी है। इसलिए अवशिष्ट अधिकार आज भी केंद्र के पास है। समवर्ती लिस्ट में शामिल विषय पर दोनों में मतभेद होता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो केंद्र की बात मानी जाती है, क्योंकि ताकत बढ़ानी जरूरी है केंद्र की, ठीक है ना। तो केंद्र का जो है, तो यहां पर अगर अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को देते केंद्र कमजोर होता, तो ये सही नहीं था। उस समय भी इस बात को महसूस किया गया। दूसरी चीज कि 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो। आप बताइए 100 सीट्स में अगर 33 सीट्स जो है 33 सीट्स अगर मुस्लिम से कर देंगे तो केवल अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान ही तो नहीं है, सिख भी हैं। सिख बोलेंगे क्या मेरा योगदान कम है क्या? देश के विकास में, देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह और तमाम तरह के नाम गिनाने लगेंगे, तो वो लोग अपना नाम दिखाएंगे, सिख रेजिमेंट ये सब जो है, तो वो जो है गिनाएंगे कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन हमको भी जो है 15% चाहिए। तो मान लीजिए 15% को 33% मुस्लिम, 15% 48% हो गया। तब तक जो है वो क्या हो गया कि और सारे एंग्लो इंडियन और बहुत सारे जो अब पारसी है वो सब तैयार हो गए, ईसाई हो गए कि नहीं हमें चाहिए, हमें भी चाहिए। तो ये सब जो है पता चला कि आप 10% 15% देते हुए 60-70% तो इन अल्पसंख्यकों को दे दिया, और बच गए हिंदू। तो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से ये दिखाई 1/3 स्थान नहीं। बार बार कांग्रेस ने कहा कि आप पॉपुलेशन के आधार पे मांगिए, पॉपुलेशन आपकी कितनी है उतना परसेंट दीजिए आप। अब जो है वो क्या, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है जो भी अल्पसंख्यक है उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको नहीं माना, और नहीं माना जिसकी और साथ में जिन्ना ने मार्च 1929 में 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं इसलिए इसको रिवीजन करा दे रहा हूं, ये दिखा रहा हूं, क्योंकि जिसको नोट करना है वो ये ना समझे क्या क्या लिखा। नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया, ऑब्जेक्शन। कांग्रेस के युवा वर्ग ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट क्या था, औपनिवेशिक शासन, डोमिनियन स्टेटस। और इसके मतलब जो है युवा वर्गों ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की। यह सवाल आ चुका है, और किसके नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1928 में, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लीग दो मांगे, अवशिष्ट अधिकार रेजिडुअरी पावर प्रांतों के पास रहे, ठीक है। रेजिडुअरी अवशिष्ट अधिकार को इंग्लिश में याद रखिएगा रेजिडुअरी पावर कहा जाता है, रेजिडुअरी पावर। और हमने आपको बताया नेहरू रिपोर्ट में ये केंद्र को देने की बात की थी। मुस्लिम लीग चाहते थे कि प्रांतों के पास रहे और 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो। कांग्रेस ने दोनों मांगे नहीं मानी, तो लीग ने नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार कर दी, और जिन्ना ने फिर उसके अगेंस्ट में मार्च 1929 में 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत कांग्रेस के सम्मुख किया। कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये सब से क्या हुआ कि जब सर्वमान्य, यही तो लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा था ना कि सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने ऑब्जेक्शन किया। सुभाष चंद्र बोस वगैरह सब ने भी ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन समझा लिया गया। यहाँ पर क्या है कि ये सर्वसम्मति यहाँ पे नहीं बन पाई, मुस्लिम लीग ने अड़ंगा लगा दी, ठीक है। और इस प्रकार मुस्लिम लीग के अड़ंगा पूर्ण
नीति की वजह से यह नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया और लॉर्ड बर्कनहेड की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई कि भारत के लोग मिलकर बैठकर भारत के संविधान की एक सर्वमान्य रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा, भले ही नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट भारत के इतिहास में, भारत के संवैधानिक प्रगति के इतिहास में या आधुनिक भारत के इतिहास में, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, जो भी कहना चाहें, ये लोग प्रथम ऐसा, नेहरू रिपोर्ट प्रथम ऐसा रिपोर्ट था, संविधान की प्रथम ऐसी रूपरेखा थी जो विशुद्ध रूप से भारतीयों के द्वारा तैयार की गई। और यह इतना महत्वपूर्ण था, इतनी बेहतरीन और सोची समझी, मतलब जो सोचे समझे प्रावधान थे कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान बना उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात को छोड़ दिए तो शेष सारी बातें हिंदुस्तान में लागू हुई। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन आज भी होता है, आज भी, अब नहीं होता है, लेकिन पहले जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे उस समय तो कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर ही बात की गई, ठीक है ना। इसके बाद जो है फिर क्या है कि संसदीय शासन की व्यवस्था, संघीय शासन की व्यवस्था, प्रिवी काउंसिल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ये भी बातें की गई, ठीक है। दो मौलिक अधिकार की बात की गई, पृथक निर्वाचन मंडल आज भी नहीं है, स्थानों का आरक्षण आज भी होता है, भले ही धर्म के आधार पर नहीं होता है, डोमोनी भाषा संघ, संसदीय शासन की व्यवस्था आज भी है, संघीय शासन की व्यवस्था है, भाषाई आधार पर प्रांतों, मतलब तमाम तरह की जो बातें हैं सब जो है वर्तमान भारत के संविधान में मौजूद है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि नेहरू रिपोर्ट भले ही कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के अड़ंगापूर्ण नीति की वजह से असफल हो गया। लॉर्ड बर्कनहेड की भविष्यवाणी, यह भविष्यवाणी भले ही सत्य सिद्ध हुई कि भारत के लोग सर्वमान्य संविधान की रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते हैं, किंतु अपनी असफलता के बावजूद भी नेहरू रिपोर्ट वर्तमान भारत के संविधान का एक आद्य रूप सिद्ध हुआ और उसके केवल डोमिनेंट स्टेटस के जो प्रावधान था उसको यदि छोड़ दिया जाता, शेष सारे प्रावधान किसी न किसी रूप में हिंदुस्तान के वर्तमान संविधान में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ हमारी यह पेशकश हमने पूरा टाइम दिया, पूरे आराम से समझाया और ऐसी कहीं पर भी जो है ये अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू की बात नहीं है, आप खुद देखिए, खुद जज करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में कितनी बातें आपको जानकारी मिली होगी और उससे रिलेटेड कितने और सारे इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिए। इसका आकलन अभी आप शायद नहीं कर पाएंगे, आप तब करेंगे जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब आप मेंस देंगे, IAS PCS बैंक जो SSC वगैरह कोई भी देंगे एग्ज़ाम, तब तो आपको पता चलेगा हमने आपको क्या बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।